कि ये स्टेट एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है और जेटेट कराने के बाद से 2016 के बाद से अब तक 2026 तक एक भी जेटेट नहीं हुआ। तो क्या ये जो 9 साल का उस छात्र और अभ्यर्थी को नुकसान हुआ है, क्या उस 9 साल के गैप को सरकार भरेगी? क्या अगर उसका जॉब हो जाता है, अगर इन फ्यूचर जेटेट कंडक्ट होने के बाद भी, तो क्या 9 साल का उसको अतिरिक्त सरकार सैलरी देगी? देखिए, जब भी आप झारखंड के बारे में बात करेंगे, झारखंड के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, झारखंड की स्थानीयता के बारे में बात करेंगे, तो जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है वो छात्रों की समस्या निकल कर आती है। कभी हम 1932 की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं 60-40 नहीं चल तो, और अभी जेटेट को लेकर जिस तरह से अभ्यर्थी परेशान हैं, लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी हैं जो लगभग 10 सालों से यही इंतजार में हैं कि एक परीक्षा हो जाए और उन्हें एक नौकरी मिल जाए। अभी हालिया कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसके बाद भोजपुरी, मगही जैसी भाषाओं को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद एक नियमावली, एक नियोजन की, एक नौकरी देने की एक प्रोसेस शुरू हुई थी, वो भी अभी जो है उस पर लगता है अल्प विराम लग गया है। तो आखिर झारखंड के छात्रों के साथ कब तक अन्याय होगा? भोजपुरी, मगही नहीं चल तो, झारखंडी, बिहारी, बाहरी, भीतरी का खेल राजनीतिक हित के लिए तो किया जाता है, लेकिन छात्रों की हित के लिए कब तक होगा? हमारे साथ आजसू के नेता संजय मेहता हैं, आपने इन्हें देखा होगा, कई आंदोलनों में शामिल रहे हैं। हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेटेट के अभ्यर्थी, सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थी नहीं, झारखंड के छात्र आखिर करें क्या? मतलब सिर्फ ये जेटेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जेटेट के अभ्यर्थी तो सबसे प्रमुख हैं ही अभी जो हालिया संदर्भ है। आप देखें, लगभग यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, नौकरी हो रही है तो परीक्षा लीक हो जा रहा है, तो आखिर छात्र झारखंड का करे तो करे क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये स्टेट एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस उस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपके पास पूरे तरीके से एक ऐसी नीति नहीं होती है जहां पर आप नीतियों के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाल सकें। आप गौर करिए कि 2016 में आपने जेटेट कराया और जेटेट कराने के बाद से 2016 के बाद से अब तक 2026 तक एक भी जेटेट नहीं हुआ। अब बुनियादी सवाल को समझिए, कॉलेजों में बीएड में एडमिशन हो रहा है, डीएलएड में एडमिशन हो रहा है, और आप बीएड में एडमिशन के लिए कंबाइंड एंट्रेंस भी ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे कॉलेजों में लगातार हर साल हजारों बच्चे डीएलएड और बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बच्चे अपनी सेवाएं कहाँ देंगे, ये छात्र अपनी सेवाएं कहाँ देंगे? तो इसका मतलब कि सरकार के पास ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो सरकार का मैकेनिज्म है कि भाई आप जेटेट देंगे तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आप शामिल होंगे। तो जब आप शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में उनको शामिल होने ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको नौकरी के अवसर को मार दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या एक मुझे लग रही है कि अगर 2016 में अंतिम बार हुआ जेटेट, तो 2016 में जिसने बीएड कंप्लीट किया होगा या जिसने 2017 में किया होगा, तो आज 2026 में उसके 9 साल हो गए। तो 9 सालों में आपने उसको नौकरी के आवेदन के लिए उसके अवसर को ही मार दिया, क्योंकि आपने जेटेट देने ही नहीं दिया, जेटेट कराया ही नहीं। तो क्या ये जो 9 साल का उस छात्र और अभ्यर्थी को नुकसान हुआ है, क्या उस 9 साल के गैप को सरकार भरेगी? क्या अगर उसका जॉब हो जाता है, अगर इन फ्यूचर जेटेट कंडक्ट होने के बाद भी, तो क्या 9 साल का उसको अतिरिक्त सरकार सैलरी देगी या उसके नौकरी में सरकार टाइम एक्सटेंड करेगी? मतलब आप तो एक ह्यूमन रिसोर्स को खत्म कर रहे हैं, एक युवा आबादी को आप हतोत्साहित कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके इस जेटेट को सरकार को कंडक्ट कराना चाहिए। देखिए संजय भाई, आप हजारीबाग क्षेत्र से आते हैं, हजारीबाग मैं भी रहा हूँ, मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ। आप जानते हैं कि जो बड़का गांव से, बरकट्ठा बड़का गांव से समेत चतरा, इटखोरी, जो गिरिडीह क्षेत्रों से जो बच्चे वहाँ पे आते हैं, रांची की तो बात होती है, लालपुर की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कोर्रा मटवारी जैसा जो क्षेत्र है, जब छोटे छोटे कमरे, आप 10 बाय 10 के कमरे होते हैं, वहाँ वो आदमी सिर्फ इसीलिए है कि यार इसी तरह नौकरी हो जाए कि घर मेरा सुधर जाए, जो कर्जा है वो खत्म हो जाए। और उस स्टेट में जब हम लोग असम तक जाते हैं, असम की विकास की बात करते हैं, उस स्टेट में जहाँ का छात्र सिर्फ 2 वक्त की रोटी और दाल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ की 9 साल अगर जेटेट की परीक्षाएं नहीं होगी तो छात्रों का मनोबल कहाँ है? छात्र तो अब पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। कुछ छात्रों की बात होती है, वो कहते हैं यार अब तो दिल्ली मुंबई चले जाएं, वहीं काम करें, वही। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, झारखंड में लगभग 5,33,000 पद थे, ठीक है, जो सृजित पद होते हैं। तो इसको सरकार ने घटाया और जब ये पद घट गए तो 3 लाख कुछ पद हो गए झारखंड के अंदर।
अब इन 3 लाख कुछ पदों में 1,58,000 पद झारखंड के अंदर खाली है। तो इन 1,58,000 पदों पर नियुक्ति कैसे होगी? सरकार के पास इसका मॉडल होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो तमाम कैलेंडर को समय से पूरा कर सके। ये कोई भी एग्जाम कराएंगे विवादों में फंस जाएगा, कोई भी परीक्षा ये समय पर नहीं कराएंगे, कोई भी परिणाम समय पर नहीं निकलेगा और कोई भी नियुक्ति समय पर नहीं होगी। और सरकार कुछ करेगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब तक फटकार नहीं लगेगी तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। इसका मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो और झारखंड के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया जो संभालने वाली संस्थाएं हैं या फिर सरकारी विभाग, वो हर जगह सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब तक आप नहीं जाएंगे उनको फटकार नहीं लगेगी, काम नहीं होगा। इसका मतलब इन संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उसको पूरा हाशिए पर धकेल दिया गया है। दूसरा कि इन्होंने कहा कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, वो भी नहीं दिए। एक बड़ी बात कही गई कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में झारखंड के लोगों को मिले, वो भी नहीं मिला। एक और बात कही गई कि जो लोग संविदा पर हैं उनको नियमित करेंगे, ये भी नहीं हुआ। मैं झारखंड सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि नौकरी के इस मसले पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप झारखंड के अंदर देखेंगे जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, अडानी हो और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, सीमेंट की फैक्ट्री चल रही है, पावर प्लांट चल रहा है, कोल माइनिंग चल रहा है, तो इन कंपनियों में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आउटसोर्स करते हैं लोग। जैसे अगर एनटीपीसी के माइनिंग प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे तो उसके माइनिंग को पूरा करता है बीजीआर, त्रिवेणी सैनिक। तो बीजीआर और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि इन कंपनियों को अगर मैन पावर की जरूरत है तो ये क्या कर रहे हैं कि बाहर से मैन पावर डाल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार इन लोगों से सवाल करे, जितने भी ये जीएम हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं तमाम कंपनियों के, कि आप सभी कंपनियों को सरकार ये पत्र लिखे कि इस राज्य के अंदर कितने पदों पर आपने यहाँ के लोगों को नौकरी दी है। तो वो 75% रिजर्वेशन का एक श्वेत पत्र जारी हो जाएगा। तो सरकार ये जारी करे कि प्राइवेट सेक्टर्स में कितनी नौकरी है और कितने नौकरियों में झारखंड को स्थान मिला है झारखंड के लोगों को, और अगर नहीं मिला है तो यहाँ के नौजवानों को दिया जाए। तो हमारा कहना है कि ये जो बेरोजगारी का मसला है, ये जो पलायन का मसला है, ये एक तरीके से इसको पाटा जा सकता है। दूसरा, जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है कि 8,52,000 मजदूर वापस लौटे। तो वो जो मजदूर वापस लौटे थे लॉकडाउन के समय, वो फिर वापस पलायन कर गए। तो वो मजदूरों को आपने राज्य के अंदर क्या दिया? तो हमारा कहना है कि आप एक डंपर ऑपरेटर का भी अगर काम करना चाहते हैं इस झारखंड के अंदर किसी कोयला प्लांट में, तो एक झारखंडी को ये काम नहीं मिलेगा। डंपर ऑपरेटर भी हैदराबाद से आ रहा है। तो हमारा कहना क्या झारखंडी यहाँ पर सिर्फ अपनी जमीन को लुटाने के लिए है? जहां भी कोयला का माइनिंग हो रहा है तो झारखंड के लोगों की जमीन ली गई है। जहां पर भी बड़े माइनिंग के प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो झारखंड के लोगों की जमीनों पर लगा है। तो आपने कहा कि हम पुनर्वास की नीति लाएंगे, आपने सबको विस्थापित कर दिया और पुनर्वास की नीति भी नहीं आई। तो क्या झारखंडी सिर्फ गोली खाएगा, सिर्फ केस खाएगा, सिर्फ मुकदमा खाएगा और झारखंडी सिर्फ इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा और जाकर के मुंबई में और दिल्ली में ऑटो चलाएगा और 200 रुपया 300 रुपया दिन में कमाएगा? तो क्या झारखंडी इसी के लिए है? तो इसलिए समझना होगा कि झारखंड के अंदर बहुत बड़े साजिश के तहत ये इतने अपने जो हमारे आईएएस आईपीएस लोग हैं, ये कैसे इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि 10 सालों में एक जेटेट नहीं करा पा रहे। ये सरासर षड्यंत्र है, साजिश है कि झारखंड के नौजवानों को हतोत्साहित किया जाए। इन ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह और नेताओं को अगर अपने लिए कोई नीति और नियम और पॉलिसी बनानी होगी तो तुरंत बन जाएगा। 4 करोड़ 5 करोड़ में अपना अपना आवास इन लोगों ने बनाया है। स्मार्ट सिटी में अपना इन लोगों ने बड़ा आलीशान बंगला बनाया है। इन लोगों के लिए कुछ बनना है तुरंत बन जाएगा, छात्रों के लिए कुछ करना है तो 10 साल लगेगा। ये झारखंड की स्थिति है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर झारखंड के नौजवान, हम लोग तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, बहुत बड़ा आक्रोश, बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर ये सरकार नहीं संभलती है अगले 1 महीने में और इन सारे बिंदुओं पर गौर नहीं करती है तो मुझे लगता है कि पूरा झारखंड सड़कों पर होगा। नौजवान बहुत परेशान हो चुके हैं। चलिए अभी झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड अभी उत्पाद सिपाही में पेपर लीक हुआ। हाँ। और एक इन लोगों ने नया ट्रेंड अपनाया है, पेपर लीक करा करके फिर कहेंगे कि जो पेपर लीक हुआ था ना वो मैच नहीं कर रहा था, जबकि मैच करता है, वो झूठ में कहते हैं। देखिए, क्योंकि झारखंड की बात हो रही है, जो मतलब क्या है घपला छात्रों को किसी से छुपा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 1932 को लेकर झारखंड में आंदोलन हुए, भाषा आंदोलन हुआ, अभी उसमें शामिल रहे। तो अभी जब जेटेट को लेकर भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक, पलामू, कई क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती है, लेकिन क्या ये भाषाएं मूल रूप से झारखंड की भाषाएं हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ
झारखंड की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं। आज आप आंध्र प्रदेश जाएंगे, आज आप तमिलनाडु जाएंगे, तो आप वहां पर कहेंगे कि भाई हम भी फॉर्म भरेंगे, तो आपको बोल देगा कि तमिल में आपको पास होना जरूरी है। तो तमिल आप पढ़ करके जाइए, नौकरी करिए। तो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है यहाँ पर, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरटा है, पंचपरगनिया है, संथाली है, और जो हमारी जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको पढ़ करके एग्जाम दीजिए। मतलब हम पूरी दुनिया की भाषा को यहाँ समाहित नहीं न कर लेंगे, जो हमारी आधिकारिक भाषा है उसी पर ना नौकरी होगी। आज आप कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों को, हम देखिए किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बेसिक समझ की बात है कि जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसी में आपको पढ़कर एग्जाम देना। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ये 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाती है। ये झारखंड के लोगों का एक तरीके से यहाँ के लोगों को फंसा करके रखना, और झारखंड में जो वैसी ताकतें आई जिनको झारखंड से प्रेम नहीं है, 4 कट्ठा जमीन ले लिया, यहाँ पर घर द्वार बना लिया, नौकरी करने लगा, अपने आप को झारखंडी बताने लगा कि हम बहुत झारखंड के हितैषी हो गए, उसको क्या मालूम पड़ेगा कि ये 88 सालों के संघर्ष से मिला है। जयपाल सिंह मुंडा ने क्या संघर्ष किया, बिरसा मुंडा ने क्या संघर्ष किया, तिलका मांझी ने क्या संघर्ष किया, वीर बुद्धू भगत ने क्या संघर्ष किया, शेख भिखारी ने क्या किया, सिद्धू कानू ने क्या किया, तेलंगा खड़िया ने क्या किया। इन लोगों को झारखंड के प्रति दर्द ही नहीं है। देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की मांग की जाती है। आज आप जाकर के जाइए, महाराष्ट्र में एक इलाका है चेंबूर, मुंबई में बहुत सारे झारखंडी बसे हुए हैं, वहां पर ऑटो चलाते हैं, 20-20 साल 25-25 साल से वहां परिवार के साथ रहते हैं। मैं जाता हूं जब मुंबई उन लोगों के किसी कार्यक्रम में, तो पूछता हूं कि क्या यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे वहां मराठी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। हाँ, और मराठी में पास करना अनिवार्य है। तो क्या, तो जो 25 साल से जो झारखंडी मुंबई में बस गया, तो क्या वो कहेगा कि यहाँ पर खोरठा लागू करो, पंचपरगनिया लागू करो, संथाली लागू करो? तो हमारा ये कहना है कि झारखंड को इस तरीके से जलने से बचाना होगा, और जो भी ऐसी ताकतें हैं जो लगातार झारखंड को इस तरीके से बर्बाद करनी है, उन ताकतों को पहचानने की जरूरत है। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, नौजवान लोग हम लोगों के पास लगातार आ रहे हैं, भैया कुछ करिए, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हतोत्साहित हैं। हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो हम लोग तो सड़क पर नहीं भी उतरते हैं तो बिना मतलब का एक FIR हो जाता है। तो ये तो स्थिति है झारखंड के अंदर। नहीं ठीक है, चलिए आप जैसे बोलते हैं जो बाहर से आके बसे उन्हें झारखंड के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन जो झारखंड के नेता हैं, जैसे आपके नेता हैं सुदेश महतो, आपके पुराने मित्र रहे हैं जयराम महतो, आप लोग लगातार झारखंड के लिए बात करते रहे, 1932 भाषा आंदोलन, लेकिन जब ये नया जेटेट का विवाद आया, जब भी झारखंड के मुद्दे लगता है कि अब सड़क पर उतरने की जरूरत है, तो सभी बड़े नेता चुप क्यों हो जाते हैं झारखंड के? वो स्पष्ट रूप से क्यों विरोध में क्यों नहीं आते? सुदेश महतो, जयराम महतो जैसे जो नेता हैं वो विरोध में खुलकर सड़क पे क्यों नहीं आते? जैसे जब 2 मंत्रियों का जिक्र होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो सूत्र बताते हैं कि राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने मंत्रिपरिषद में इसका विरोध किया, तो क्यों नहीं जो झारखंड के MLA जो इन भाषाओं को रिप्रेजेंट? मैं एक बात कहता हूँ, सरकार के कैबिनेट में 11 मंत्री हैं और आप 81 विधायक हैं। तो अगर कोई डिमांड आएगा और सरकार कोई मानेगी तो मेजोरिटी का डिमांड मानना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि कैबिनेट में 2 लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो उस पर इसको खत्म कर दिया गया, तो क्या 2 लोगों का मेजोरिटी है? आखिर जो 9 है जब उसके खिलाफ उसके समर्थन में है और सिर्फ 2 ही खिलाफ में है, तो इस पर वोटिंग हो जानी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि झारखंड की 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं आधिकारिक तौर पर हैं और सरकार के पास ऐसा एक मॉडल है कि उसको वो बना सकती है, नियुक्ति प्रक्रिया में इसको लागू कर सकती है। और भाई जब आप इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में कोई एक चुन लीजिए ना, आपको चुनने में क्या दिक्कत है? ये जो आप कहने लगते हैं कि हम इसी भाषा में एग्जाम देंगे, ये एक तरीके से आप चिढ़ाते हैं झारखंडियों को, आप हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं, आप अपनी डोमिनेंसी दिखाना चाहते हैं। हमें सभी भाषाओं से प्रेम है, सभी भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ भाषाई तौर पर झारखंड को बार बार फंसा देना और नियुक्तियों को लंबे समय तक टाल देना यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा की हत्या है। ये बर्दाश्त नहीं। सड़क पे उतरते, ठीक है, इंटरव्यू में आप यह बात बोल रहे हैं, बड़े नेता सड़क पे उतरे या खुलकर? नहीं, सभी नेताओं को सामूहिक तौर पर, जो भी झारखंडी सोच का नेता है उसको सड़क पर उतरना होगा और हम लोग बिल्कुल इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी जब आपने देखा होगा स्कॉलरशिप के मसले पर हम लोग सड़क पर उतरे, तब सरकार प्रेशर में आई और सेंट्रल गवर्नमेंट से इन लोगों ने जो फंड मांगा था, तो चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लोग दे नहीं पाए, तो सरकार को अपने पैसे से देना पड़ रहा है। तो अभी स्कॉलरशिप की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, तो हम लोग तो सड़क पर उतर ही रहे हैं और झारखंड का जो भी मुद्दा रहेगा हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगले 10 दिनों में सरकार क्या करती है, इंतजार है, क्योंकि एक मौका हम लोग देना चाहते हैं कि ठीक है इतना लंबा समय लिए, 10 दिन और लीजिए, 20 दिन और लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में जेएलकेएम के कुछ कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या फिर से झारखंड में लग रहा है कि आपके आने से या सुदेश जी फिर से उस रूप में नजर आएंगे कि आजसू फिर से उस रूप में खड़ा हो पाएगी झारखंड में, क्या लगता है? देखिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कौन कहाँ से आया है। हम लोगों के संगठन में लगातार प्रतिदिन लोग जुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, और आजसू एक ऐसा संगठन है जो झारखंड और झारखंडियत की बात करता है। और आप देखेंगे कि 22 जून 1986-87 के काल से लगातार ये संघर्ष कर रहा है संगठन, और झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। तो झारखंड के हर गांव में आजसू से एक प्रेम रखने वाला, एक भावना व्यक्त करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे आपको, कि मतलब आजसू से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जिनको लगता है कि झारखंड को कुछ सर्व कर सकते हैं, झारखंड को कुछ सेवा दे सकते हैं, तो वो संगठन से जुड़ रहे हैं। तो उनका हम लोगों ने स्वागत किया, और हम लोग कुछ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में एक बड़े स्तर पर पॉलिटिकल लीडरशिप को जन्म देने की हमारी कोशिश है, और इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, तो ये संजय मेहता थे, आपने इन्हें सुना। झारखंड और झारखंडियत की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के हितों पे जो फैसला होना है कागजी कार्रवाई में, वो कितना हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में आजसू इन मुद्दों को किस तरीके से सड़क और सदन तक लेके जाता है वो ज़्यादा देखने वाली होगी। तब तक के लिए हमें और संजय दोनों को दीजिए इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।